हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो बिहार दरोगा की साइंस की क्लास नंबर 5 है। इसके पहले ऑलरेडी हमने 4 क्लास करा दी है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा तो आप जाके उनको देख लीजिए। इसके लिए देखिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। वैसे सर्च करने में आपको क्लास नहीं मिल रही होंगी, तो अगर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पास आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी बच्चे आज पहले दिन आए हैं तो उनके लिए हम बता दें कि ये हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज है। 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस की सीरीज है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो को पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाके सर्च करना है ड्रीम जॉब अड्डा, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की आपको लिंक दे देंगे, तो उस पर भी आप क्लिक करके डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे पहुंच के वहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए आप किस यंत्र का उपयोग करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पास इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी जो होगा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो होता है इसका उपयोग करते हैं हम सूर्य को देखने के लिए। ठीक है, एक दो और अगर आपको देखना है कि यंत्र देख लीजिए, जैसे ऑडियोमीटर। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑडियोमीटर का काम क्या होता है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर देखिए इसका उपयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, तीव्रता मापने के लिए, मापने के लिए ऑडियोमीटर का इस्तेमाल करते हैं ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ऑडोमीटर भी होता है, इसका क्या उपयोग करते हैं। ऑडोमीटर, ऑडोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है कि जो आपकी टू व्हीलर होगी, पहिए वाली गाड़ी होती है जो, एक मिनट यहाँ बस थोड़ा सा, ठीक है, जो आपकी टू व्हीलर हो गई, फोर व्हीलर हो गई, इन गाड़ियों के द्वारा चली गई, इनके गाड़ियों के द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए आप लिख सकते हैं कि पहिए वाली जो गाड़ियां होती हैं, पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए, चली गई दूरी मापने के लिए, दूरी मापने के लिए। ठीक है, चली गई दूरी मापने के लिए। बैरोमीटर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है आपका, इसका इस्तेमाल करता है वायुमंडल दाब के लिए, यानी कि वायुमंडल दाब, वायु दाब मापने के लिए। ठीक है, वायु दाब मापने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं बैरोमीटर। ठीक है, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें आप खुद से भी आपको करनी पड़ेगी मेहनत। ठीक है, हाइग्रोमीटर का आप बताइए खुद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे कि निम्न में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको लगे कि अधिक कार्य हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक उठा हुआ बैग जो होगा वो अधिक कार्य कर सकता है। देखो दाब को मापा जाता है, दाब को मापा जाता है। ठीक है, अब इन ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, सारे ऑप्शन को देखो। दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो यहाँ पास आप लिखे देखिए दाब, दाब बराबर होता है बल अपान क्षेत्रफल, बल अपान क्षेत्रफल, इंग्लिश में यानी कि फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आप इस चीज को देख सकते हैं कि दाब जो होगा बल और क्षेत्रफल, इसमें बल और क्षेत्रफल आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात की जाएगी तो देखिए बल का क्या यूनिट होता है, न्यूटन, बल की आपकी न्यूटन। क्षेत्रफल की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। आपकी देखिए न्यूटन मीटर, इसकी यूनिट दाब की जो होगी, यूनिट हो न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी यूनिट हो जाती है पास्कल। ठीक है, 2 इसकी यूनिट होती हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर करेंगे या फिर आपका पास्कल कर देंगे। देखिए बल इंटू दूरी जो लिखी है ये किसका होता है, बल इंटू दूरी किसका होता है। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू दूरी। कार्य बराबर आपका हो जाएगा बल इंटू दूरी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कार्य, एक मिनट, कार्य बराबर होगा बल इंटू
दूरी हो जाती है, ठीक है। बल इंटू दूरी, कार्य बराबर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, यानी कि अधिकतम होता है। तो ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस होता है, तब आपका पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। घनत्व बराबर क्या होता है, देखिए कई बार आपके फॉर्मूले ही आ जाते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान अपन आयतन, द्रव्यमान अपन आयतन, मास अपन वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ठीक है। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, देखिए बैगनी रंग जो होगा, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य, लाल रंग की जो तरंग दैर्ध्य होगी ये आपकी सर्वाधिक होगी, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा, दोनों देख लिए, तरंग दैर्ध्य सबसे कम और सबसे ज्यादा, ठीक है। एक चीज यहाँ पास और लिख लीजिए, कई बार एग्जाम में इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि यदि पूछा जाए अपवर्तनांक किसका सबसे ज्यादा होगा, किस रंग का सबसे ज्यादा होगा, किस रंग का सबसे कम होगा, तो अपवर्तनांक के बारे में भी लिख लीजिए। अपवर्तनांक जो होगा आपका, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक जो होगा आपका सबसे कम और सबसे ज्यादा, देखिए अपवर्तनांक जो होगा लाल रंग का जो होगा, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है, सबसे कम हो जाएगा। और अपवर्तनांक जो होगा, देखिए यहाँ पर ऐसे कर दे रहे हैं कि सेम हो रहा है, ठीक है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, तो ये बैगनी रंग का जो होगा, बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होगा सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हो गया अपवर्तनांक बैगनी रंग का हो गया, और अपवर्तनांक जो इसका सबसे कम हो गया, किसका हो गया सबसे कम, आपका लाल रंग का, ठीक है। ठीक है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, ठीक है। ध्वनि तरंग के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स पता होते हैं कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है, ये क्वेश्चन कई बार आता है। तो ध्वनि तरंग जो होगी आपकी, ये एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ये एक आपकी अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि तरंग जो है आपकी एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंग है। अब यहाँ पास देखिए ध्वनि तरंगे जो होती हैं उसकी चाल अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे जो इनकी चाल अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होती है। तो इसकी जो चाल होगी तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा होती है ठोस में, उसके बाद इनकी चाल होती है द्रव में, और सबसे कम इनकी हो जाती है गैसों में, ठीक है। गैस में सबसे कम हो जाती है। एक चीज और याद रखिएगा, देखिए ध्वनि तरंगे जो है वो आपकी निर्यात जो होगी वायु हो गई, उसमें सॉरी इसमें खाली स्थान जो हो गया, वायु में तो हो गया, गैस हो गया, खाली स्थान जो हो गया वहां पास यात्रा नहीं कर पाएंगे। ध्वनि तरंगे जो होंगी वो आपकी जो खाली स्थान पे यात्रा नहीं करते, कोई ना कोई इनके पास मटेरियल होना चाहिए। देखिए एक पॉइंट और लिख लीजिए, मान लीजिए आपका क्वेश्चन में आ जाए कि ध्वनि तरंग की चाल जो होगी, जो आपकी इसकी चाल जो होगी वायु में ध्वनि तरंग की चाल कितनी होगी। कई बार क्वेश्चन आता है कि ध्वनि तरंग जो होगी इसकी चाल वायु में कितनी है, ठीक है। तो वायु में ध्वनि तरंगों की चाल, ध्वनि तरंग की चाल, ठीक है। वायु में ध्वनि तरंग की चाल कितनी होती, ये होती है आपकी 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आप लिख लीजिए जल में ध्वनि तरंग की चाल कितनी होती है, ठीक है। जल में ध्वनि तरंग की चाल, ठीक है, जल में ध्वनि तरंग की चाल ये कितनी होती है, ये आपकी होती 1483 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1483 मीटर पर सेकंड। सर्वाधिक आपकी ठोस में होती है, तो ठोस में आप देख सकते हैं ठोस में कितनी हो जाएगी, इसके लिए ठोस में ध्वनि की चाल, ठीक है, ठोस में ध्वनि की चाल ये आपकी हो जाती है 5130 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सर्वाधिक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। टिंडल प्रभाव प्रकाश के से संबंधित है, ठीक है। टिंडल प्रभाव जो होता है आपका किस प्रकाश के किस गुण से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव समझ रहे हैं आप, तो ये आपका प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है और टकरा के वापस लौटता है, तो इस वापस लौटने की घटना को ही
आप परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, यहाँ से कोई प्रकाश आया, यहाँ पर टकराया और यहाँ से ये वापस लौट गया, तो ये आपका परावर्तन होता है। ये किरण जो होगी आपकी आपतित किरण होती है, ठीक है। ये आपकी आपतित किरण होगी, ये आपकी परावर्तित किरण हो जाएगी, ठीक है, परावर्तित किरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव यानी कि जूल का नियम, ठीक है। जूल का नियम जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होता है, ठीक है। जूल का नियम जो होता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से। जूल का नियम कहता क्या है कि जूल का नियम यह कहता है कि यदि विद्युत धारा द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा को ज्ञात करना, ठीक है। जूल के नियम में जो हीट होती है, जो ऊष्मा उत्पादित होती है, वो होती है H बराबर होता I स्क्वायर RT, ठीक है, I स्क्वायर RT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। एक चीज और लिखिए, आप कुछ और नियम के बारे में लिखिए। ओम का नियम लिख लीजिए, ओम का नियम से भी क्वेश्चन आता है। ओम का नियम क्या कहता है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर या वोल्टेज प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होते हैं, यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो वोल्टेज होगा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो यहाँ पास आप इसको खुद लिख लीजिए कि चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा है, फिर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज या विभवांतर ठीक है, दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज प्रतिरोध के माध्यम से, बीच में प्रतिरोध होगा, करंट फ्लो होगी तो प्रतिरोध होगा, ठीक है। इस चीज को प्रतिरोध के माध्यम ठीक है, प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। समानुपाती होता है। यहाँ पर बड़ी ती होगा लेकिन छोटी ती लिख गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद रखिए। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन कर दूँ ताकि आपको इस चीज़ में समझ जाए कि ऊपर और नीचे में, ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। अब देखिए न्यूटन के गति के 3 नियम दिए हुए हैं, ठीक है। न्यूटन के कितने नियम है? गति के 3 नियम दिए हुए। तीनों नियम में तो आप इसके कंपोजिशन देख सकते हैं कि जो न्यूटन का गति के नियम होगा, एक वस्तु और इस पर लगाए जाने वाले बल के बीच के संबंध को बताता है, ठीक है। न्यूटन का नियम जो होगा, न्यूटन का नियम देखिए यहाँ पास ऐसे करके बता दे रहा हूँ। न्यूटन, देखिए न्यूटन का जो नियम होगा, न्यूटन का नियम, ठीक है। न्यूटन का नियम क्या कहता है कि एक वस्तु और एक वस्तु, ठीक है। न्यूटन का नियम कहता है एक वस्तु और इसी वस्तु पर लगाए जाने वाले, यहाँ से लगाए जाने वाले बल के बीच संबंध को बताता है। बल के बीच संबंध को बताता है, बीच संबंध को बताता है, ठीक है, बताता है। अब देखिए थोड़ा स्पीड पे करेंगे क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, अभी क्वेश्चंस काफ़ी बचे। देखिए इनमें से आपको बताना कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। अम्लीय जल और अम्लीयकृत जल का वैद्युत अपघटन, ये आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। बाकी ईंधन का जलना एक ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन है। प्लेटिनम तार का जलना ये भी आपका भौतिक परिवर्तन। ये तीनों आपके क्या है? भौतिक परिवर्तन हो जाएंगे, ठीक है, भौतिक परिवर्तन। सिर्फ और सिर्फ आपका बी ही है रासायनिक परिवर्तन। देखिए प्रकृति में डैश डैश है, प्रकृति में विद्युत धनात्मकता होती है, ठीक है। प्रकृति में जो विद्युत धनात्मक कौन से एलिमेंट होते हैं? धातुएं जो होती हैं,
आपकी ये हमेशा विद्युत धनात्मक होती है। धातुएं जो होंगी वो आपकी विद्युत धनात्मक होती हैं, ठीक है। और धातुएं क्यों होती है विद्युत धनात्मक? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देती है, खुद इलेक्ट्रॉन को दूसरों को दे देती हैं, जिससे देने के कारण इनके ऊपर एक धनावेश आ जाता है, ठीक है, धनावेश आयन आ जाता है, इसलिए ये विद्युत की धनात्मक होती है। इसके एग्जाम्पल अगर लिखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल लिख जाए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, ये सब आपकी धातुएं हो जाती हैं, ठीक है। एक चीज और देखिए, धातुएं जो होती हैं आपकी, धातुएं जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं, ठीक है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगर कुछ पॉइंट और धातुओं में बनते हैं, जैसे कि आपकी सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? सबसे हल्की धातु, ठीक है, सबसे हल्की धातु ये आपकी हो जाती लिथियम जो होती है, लिथियम वो आपकी सबसे हल्की धातु होती है। सबसे भारी धातु होती ओस्मियम, सबसे भारी धातु, सबसे भारी धातु ये आपकी हो जाएगी ओस्मियम, ओस्मियम, ठीक है, ये आपकी सबसे भारी धातु हो गई। एक और होती कि सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु कौन सी होती? सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु ये आपकी होती क्रोमियम। क्रोमियम जो होती है वो आपकी सबसे कठोर धातु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होता है, ठीक है, परमाणु के नाभिक में आपका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों ओर परिक्रमा करता रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कि परमाणु क्या होता है? परमाणु के बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। कि परमाणु जो होता है किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा कण होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है। एक चीज और रखिए कि ये जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, ठीक है, परमाणु जो होगा वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। एक लिख ही लीजिए, ठीक है, किसी पदार्थ का वह छोटा सा, एक मिनट यहाँ पास थोड़ा सा, ठीक है, किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, ठीक है, छोटे से छोटा किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, क्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, अवस्था में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये आपका परमाणु हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन जो होगा आपका हमेशा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीन चीज हमेशा याद रखना। इसमें आपका धनावेश होता है, धनावेश होता है। इसकी खोज किसने की थी? कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी खोज जो की थी प्रोटॉन की, गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन जो होगा आपका, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, यानी कि उदासीन होता है, उदासीन होता है। और इसकी खोज जो थी किसने की थी? इसमें चैडविक ने की थी, चैडविक ने इसकी खोज की थी, चैडविक ने, ठीक है, इसकी जो खोज की थी वो चैडविक ने की थी। और आपका लास्ट आपका बचता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव आवेश होता है। और इसकी खोज किसने की थी इलेक्ट्रॉन की? आपकी थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है? अब भाई अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो गई तो उसकी जो संयोजकता होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। संयोजकता का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन आप दूसरों को शेयर किए हुए हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। समान द्रव्यमान संख्या, देखिए समान द्रव्यमान की
संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक होना चाहिए। द्रव्यमान यानी कि समान होना चाहिए, परमाणु क्रमांक इसका भिन्न हो जाना चाहिए। तो कौन सा होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आइसोबार। आइसोबार, आइसोबार का मतलब कि आपका द्रव्यमान समान है, परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ठीक है, वो आइसोबार होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की बात है इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे आर्गन का हो गया AR होता है 1840, ठीक है। यहीं आप लिख सकते हैं पोटेशियम का 1940, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप, आइसोटोप में क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होंगे, ठीक है, पर परमाणु द्रव्यमान भिन्न होंगे। इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समान एवं द्रव्यमान भिन्न होगा, परमाणु का द्रव्यमान भिन्न होगा, भिन्न का मतलब अलग होगा, ठीक है। तो ये आपका आइसोटोप हो जाएगा, आइसोटोप हो जाता है, ठीक है। देन आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन के बारे में भी लिख लीजिए, आइसोटोन क्या होता है, ठीक है। तो आइसोटोन जो होगा आपका आइसोटोन में क्या होता है, जिन परमाणुओं के न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो आइसोटोन होते हैं। जिन परमाणुओं के न्यूट्रॉनों की संख्या समान, ठीक है, संख्या समान होती है तो वो आपके आइसोटोन हो जाते हैं। नेक्स्ट की कॉपर सल्फेट का जली विलयन। कॉपर सल्फेट का जली विलयन क्या है, ठीक है, क्या करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपका नीले लिटमस को लाल कर देगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो है नीले को लाल कर देता है, ठीक है। ये एक एसिड की तरह काम करता है। कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, ये अम्लीय नेचर का होता है। क्या होता है, अम्लीय नेचर। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते। अगर क्षार होता तो क्षार क्या करते, लाल लिटमस को नीला कर देते। क्षार जो होता है, क्षारी विलयन जो होगा आपका, क्षार का विलयन जो होगा, विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करता है, लाल लिटमस को नीले में, ठीक है, नीले लिटमस में नीले में कन्वर्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है, तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पक्षियों के अध्ययन को आपको क्या कहते हैं, ओरेंथियोलॉजी। ओरेंथियोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। एंटोमोलॉजी का मतलब होता है ये कीटों का अध्ययन होता है, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी होता है, अध्ययन, ठीक है। एक चीज और लिखे, हार्पिटोलॉजी क्या होता है, हार्पिटोलॉजी ये होता है, इसमें क्या उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन। उभयचर, यहां से उभयचर और सरीसृप, सरीसृप, उभयचर और सरीसृप वर्ग के जंतुओं का अध्ययन, वर्ग के जंतुओं का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, कौन से ऊतक हैं जो संवहन पुल बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपके जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं ये आपके संवहन पुल बना। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर जाइलम का काम क्या हो जाएगा, जाइलम का आपका काम हो जाएगा, जाइलम का देखिए, जाइलम में देखिए यहाँ से जा से आपको जल जैसे हल्का सा आता जाइलम, तो यह जल का संवहन करेगा, ठीक है, जल का संवहन करेगा, जल को का संवहन, ठीक है, संवहन। उसके बाद आपका फ्लोएम होगा। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम कर देगा आपका फूड का संवहन, यानी कि भोजन का संवहन, भोजन का संवहन, संवहन, ठीक है। नेक्स्ट है पुरुषों में शुक्राणु के गुणसूत्रों की संख्या क्या है, तो इसमें टोटल गुणसूत्र जो हो जाएंगे आपको 46 हो जाएंगे, ठीक है, टोटल। और इसमें कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़ी होती हैं गुणसूत्र, जो 23 जोड़ी होती हैं और बाकी 46 हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास 46 अगर जोड़ा होगा तो 23 जोड़ा, बाकी आपका, ठीक है, 48। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे
मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन का उत्पादन आपका अग्नाशय से होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिका से, अग्नाशय की बीटा कोशिका से होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में हमेशा निकोटीन होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाए। कैफीन कॉफ़ी में होता है, ये कॉफ़ी में होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।